वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और टेस्ट बढ़िया गया होगा डेफिनेटली और अच्छा स्कोर किया होगा। चलो ये फर्स्ट मेजर टेस्ट था, ठीक है। तो इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है और इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है या किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, इसी पे ही हम बात करते हैं, ठीक है। दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 101। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, दैट इज यहाँ पर ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में हम हमेशा याद रखिए, ऑस्मोसिस की वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हम वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। दैट इज वाटर मॉलिक्यूल के हाई कंसंट्रेशन एरिया से वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही मैं। जहां वाटर मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन होगा, सपोज यहाँ 100 मॉलिक्यूल है और यहाँ वाटर के 50 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन हुआ वाटर का, तो दैट इज वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मतलब दैट इज वो है सेलेक्टिव परमिएबल है। दैट मीन्स वो वाटर के अलावा और भी दूसरे भी सॉलिड्स को आने जाने देती है। बट जब कभी भी हम ऑस्मोसिस वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के समान बिहेव करती है। तो 1 का क्या हो जाएगा? बी, वाटर। और ये हाई टू लो कंसंट्रेशन है, यानी डिफ्यूजन है वाटर मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हम क्या देखेंगे? एक्वापोरिन्स देखेंगे। एक्वापोरिन्स क्या है? दैट इज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, दैट इज चैनल प्रोटीन है, जो 1 सेकेंड में 3 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो दैट इज इसका साथ हो जाएगा 1 BJ। ये दोनों में से कोई होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप और कई पोलर मॉलिक्यूल जो हैं। पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर जाने नहीं देती, क्योंकि वो उसकी टेल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल को अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रेवल कराने के लिए हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रखते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का यदि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश है तो वो विदाउट एनर्जी मूव करेगा, और अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन मूव कराना है तब हमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराना होगा, दैट इज एनर्जी को खर्चा कराना होगा। मतलब ये मत निकालो यहाँ इस क्वेश्चन का, मतलब ये नहीं निकालो कि पोलर मॉलिक्यूल ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ही होता है उनका। पोलर मॉलिक्यूल का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है थ्रू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में चैनल प्रोटीन जो होता है वो जो है वो हमेशा कैसा करवाता है? दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जबकि कैरियर प्रोटीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो पहले एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, दैट इज C और K, 2CK, दैट इज हमारा आंसर ये निकल गया। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल सॉलिड, एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 3 पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जब हम देखेंगे तो 3A और J, दैट इज हमारा आंसर हो जाता है यहां पर A, ठीक है। दैट इज आंसर हुआ हमारा A। क्वेश्चन 110, The synaptonymal complex is not visible in which of the given phase? तो synaptonymal complex दैट इज जो एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, लेडर लाइक होती है, जिसमें एक सेंट्रल फिलामेंट और 2 लेटरल फिलामेंट होते हैं। उसके थ्रू हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड जो है आपस में पेयरिंग करते हैं। ये जाइगोटिन स्टेज में बनती है, पेकाइटिन स्टेज में, इसी मतलब जाइगोटिन स्टेज में बनती है, और इसी के कारण 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के कांटेक्ट में रह पाते हैं, जो कि पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर के लिए हेल्पफुल होता है। देन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर शुरू भी होता है, पेकाइटिन में खत्म भी होता है पेकाइटिन में, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये काम होता है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिक पार्ट होता है। डिप्लोटिन में अब इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो कब नहीं दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ बनेगा, और उसके बनने का ऑब्जेक्टिव जो है पेकाइटिन में कंप्लीट होता है। दैट इज आंसर हो जाएगा नहीं दिखाई देगा, दैट इज सी डिप्लोटिन में, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। क्वेश्चन 113,
क्वेश्चन है डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो इसका आंसर हो जाता है दैट इज एनाफेज। तो यहां पर फिर वही सेल साइकिल की कॉन्सेप्ट हमें लेना पड़ेगा। ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M फेज है। M फेज में ये प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ठीक है, दिस पूरा की पूरा M फेज है। और उसके बाद यहाँ पर हम साइटोकाइनेसिस देखते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर 2n=4 क्रोमोसोम नंबर हैं तो यहाँ DNA कंटेंट डबल होगा। तो DNA कंटेंट यहाँ पर यदि सपोज यहाँ पर 2C=10 पिकोग्राम था तो S फेज में DNA का डुप्लीकेशन होगा और G2 फेज में हम देखेंगे 2n=4 क्रोमोसोम =8 क्रोमेटिड, 8 क्रोमेटिड। और DNA कंटेंट जो है 10 से क्या हो जाएगा, दैट इज 4C, दैट इज 20 पिकोग्राम के करीब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का क्रोमोसोम जब हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा था तो DNA डुप्लीकेशन होने के कारण यहाँ से क्रोमोसोम हमें हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देंगे। DNA कंटेंट को तो हमने डबल लिखा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर को हम जितना G1 में लिख रहे हैं उतना ही G2 में लिख रहे हैं। बस ये डुप्लीकेटेड DNA को हमने सेंट्रोमियर विच इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिड वहां पर पे जोड़ करके रख दिया है। ठीक है, अब एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, ये जो इनके बीच में सेंट्रोमियर जो इन दोनों क्रोमेटिड का हाथ जो पकड़वा करके रखा है कि गुम ना जाए मेले में, तो यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है एनाफेज स्टेज में। ठीक है, और उसके बाद इनसे जो स्पिंडल काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर हैं वो उनको रिस्पेक्टिव पोल के तरफ लेके जाते हैं। तो एनाफेज में जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ये क्रोमेटिड अलग हो गया। ठीक है, ये क्रोमेटिड अलग हो गया, सेंट्रोमियर से जो जुड़े हुए थे बीच में वो हट गया, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये एनाफेज जो कि एक ट्रांजिशन फेज है, तो यदि यहाँ पर 2n=4 क्रोमोसोम थे तो एनाफेज में आपको 8 डॉटर क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। फिर टीलोफेज में अपने रिस्पेक्टिव पोल में पहुंच के 2n=4 एक सेल में, 2n=4 दूसरी सेल में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए, लेकिन हम इस स्पिंडल फाइबर को डिग्रेड करवा दें। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. तो क्या होगा, दैट इज मतलब ये स्पिंडल फाइबर खत्म हुआ लेकिन सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है तो क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल हो गए हैं। दैट इज आंसर हो जाएगा एनाफेज। इसमें कई सारी जगह पर आप इसका आंसर मेटाफेज देखोगे। हम लोगों ने एनटीए के आंसर्स को वेरीफाई किया है और मतलब लॉजिक है इसके पीछे बिल्कुल क्लियर। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी और हो जाएंगे, दैट इज आंसर हो जाता है एनाफेज। ओके, दैट इज वाई ये क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेनेशन में भी इसीलिए लिया। आंसर हुआ था इसका, इस क्वेश्चन का एनाफेज। देन क्वेश्चन है क्वेश्चन 124, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो कि पॉलीमर है। ओके, और यहां पर इसका देखो, दैट इज पहला है, सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज। तो बिल्कुल राइट है, सेलुलोज जो है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड है। इन ग्लाइकोजन द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। तो ये गलत है, राइट एंड कहलाता है, क्योंकि जब कभी भी आप जब ग्लाइकोजन देखते हो तो ग्लाइकोजन में आप क्या देखोगे, दैट इज ये C1 जो है, C1 है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ये जो है राइट एंड हुआ। ठीक है, राइट एंड हुआ, तो राइट एंड में कार्बोनिल ग्रुप होने, एक कार्बन नंबर 1 में कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो लेफ्ट एंड नहीं, राइट एंड काम करता है। तो पहला हमने देखा सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज, राइट था। हमें फाइंड आउट क्या करना, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला जो है राइट हुआ है, दूसरा जो गलत हो गया। तीसरा है सेलुलोज इन स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, तो ये गलत है। सेलुलोज स्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, जबकि मतलब सेलुलोज जो है स्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, जबकि स्टार्च में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो हेलिकल्स प्रोड्यूस करता है जिसमें आयोडीन एंट्रैप हो करके इस स्टार्च के साथ ब्लू पर्पल कलर देता है। जबकि ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो ये आयोडीन को आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। दैट इज वाई सेलुलोज की स्टेनिंग हम आयोडीन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं सेलुलोज स्टार्च दोनों, तो सेलुलोज नहीं शो करता है, स्टार्च करता है।
तीसरा, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो बिल्कुल राइट है, इनुलिन डहेलिया की रूट में प्रेजेंट होता है। और ये जो है, इस इनुलिन का यूज जो है हम GFR मेजर करने में करते हैं, क्योंकि इसका कहीं पे भी, यदि आप नेफ्रॉन में देखो तो कहीं पे भी इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो जिस रेट से वो एंटर होगा उसी रेट से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये राइट हो गया, तो 1 के बाद 4 राइट हुआ। ठीक है, तो अभी तो आंसर पता चल रहा है, जा रहा है हमें कि 1 के बाद 4 राइट है, 3 तो हमने गलत देख लिया था। आंसर तो ए होगा। और लास्ट स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं, ग्लूकासामिन एंड एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर, तो बिल्कुल राइट है। इनमें हम देखते हैं अमीनो ग्रुप्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज ग्लूकोज को मॉडिफाई करके ग्लूकासामिन और एन-एसिटाइल ग्लूकासामिन प्रोड्यूस होते हैं। तो 1, 4, 5 आर द राइट स्टेटमेंट। आंसर हुआ हमारा ए। ठीक है, 5 स्टेटमेंट है, कई सारी कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर। ओके, तो आप इसको एक क्वेश्चन कैसे गिन सकते हो, तो स्पीड पे काम करना होगा, और स्पीड पे तभी आप स्पीड ला पाओगे जब आपने NCERT मल्टीपल टाइम रिवाइज की है और हर एक लाइन को समझा है, कि एक लाइन दिखते साथ ही क्लिक हो जाता है कि नहीं ये लेफ्ट नहीं, ये राइट है। ठीक है, देन ये हो गया। ओके, और हाँ, सेलुलोज स्टार्च के बारे में देखते साथ आपको कहीं सोचना नहीं पड़ना चाहिए, इतने बार रिवीजन करो NCERT का। ठीक है, क्वेश्चन 139, इलेक्ट्रोपोरेशन इन्वॉल्व। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, तो हम जब कॉम्पिटेंट सेल को, बायोटेक्नोलॉजी में कॉम्पिटेंट सेल यानी वो जो हमने अपना रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया है, उसको हमें होस्ट सेल के अंदर एंटर कराना है, तो हमें इस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाना यानी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना यानी उसको रेडी करना कि तुम हमारा ये रिकॉम्बिनेंट DNA को एंटर करवा लो। ठीक है, ये चीज होता है होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। इसमें क्या करते हैं, अब जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के चारों ओर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डाइवेलेंट कैल्शियम आयन वगैरह से ट्रीट करेंगे, और जिसके कारण इन सेल वॉल में हमें पोर्स बन जाएंगे, और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है वो सेल वॉल को क्रॉस कर जाएगा। फिर हीट शॉक मेथड हुआ, जिसमें हम 42 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, फिर एकदम ठंडे इन्वायरमेंट पे आइस पे रख देंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, फिर आइस पे रख देंगे, या हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे इस सेल को। तो उससे क्या होगा, लिपिड जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा, ये लिपिड जो है, आप DNA में मालूम है नेगेटिव चार्ज है, तो लिपिड तो जाने नहीं देगा, और DNA का कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में हो ही नहीं सकता, नहीं तो हमारा तो न्यूक्लियस को छोड़ छाड़ के DNA भाग जाएगा। ठीक है, तो DNA के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन पे नहीं होते हैं। ठीक है, आपने उसको न्यूक्लियस के अंदर बैठाया हुआ है, RNA घूम फिर लेता है, लेकिन DNA कहीं नहीं घूमता फिरता। ओके, तो यहां पर सिंपल सा एक चीज याद रखिए, दैट इज जब हम डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं तो हम सेल वॉल की परमेबिलिटी उनको इंक्रीज करते हैं। हीट शॉक मेथड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टेम्परेरी होल क्रिएट करते हैं। तो टेम्परेरी होल आप कैसे क्रिएट करते हो, दैट इज हीट आपने दी, तो ये जो लिपिड है, लिपिड की बाई लेयर है, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ गई। ठीक है, ये पहले बिल्कुल पास ये लिपिड मॉलिक्यूल थे, ऐसे थे, अब हमने इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो क्या हुआ, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है कि बाई लेयर है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, मौका पाके हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA एंटर हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट DNA सेल के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये है। सो इलेक्ट्रोपोरेशन हम क्यों करवाते हैं, प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, नॉट मेकिंग ट्रांजिएंट पोर इन सेल मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ जीन कंस्ट्रक्ट, यानी जो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया है। ओके, सो कॉन्सेप्ट NCERT में ही लिखा है, मैंने कहीं से कोई नई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया। यदि ठीक से पढ़े होगे तो ये चीजें समझ में आएगी, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, सेल वॉल कहाँ, सेल मेम्ब्रेन कहाँ। ओके, ये चीज हुआ। देन 149 स्टेटमेंट 1, in plant cell at the time of karyokinesis cell organelle like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cell। अब यहाँ पर बस इसी को ही नोटिस करना है, कैरियोकाइनेसिस में ये काम होता है क्या, ये काम होता है साइटोकाइनेसिस में। स्टेटमेंट गलत। ओके, जल्दी जल्दी में हम यही गलतियां करते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, भूला इसको, इस वर्ड को, और नंबर कटवा दिए। ठीक है, सो एंड सेकेंड, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यूज लाइक द एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम
रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी प्लांट जब तक जिंदा रहेगा तब तक ग्रोथ करता रहेगा, जबकि एनिमल में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, दैट इज सर्टेन एज तक ही ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। तो कहां है इसका, दैट इज नहीं, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दैट इज आंसर हुआ हमारा ए। क्वेश्चन है that is 10 E. coli cell with N15 double stranded DNA are incubated in a medium containing N14 nucleotides. After 60 minutes, how many E. coli cell will have DNA totally free from N15? ठीक है, तो यहाँ हम एक का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 60 मिनट का टाइम है और आपको मालूम है एक ई कोलाई के सेल डिवीजन में 20 मिनट्स का टाइम लगता है, जिसमें 18 मिनट का टाइम डीएनए रेप्लिकेशन में लगता है और 2 मिनट का टाइम जो है साइटोकाइनेसिस, यानी जो ई कोलाई का साइटोप्लाज्म है वो दो बाइनरी फिशन की प्रोसेस में 2 मिनट का टाइम, यानी जिसमें साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम एक ये ले रहे हैं, ये रेड कलर जो है N15, दोनों स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसको हमने किस मीडियम में रख दिया, जहां पर कैसे वाले नाइट्रोजन हो जाएंगे, ब्लू वाले, दैट इज N14 वाले हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, एक स्ट्रैंड इसमें आया, एक स्ट्रैंड इसमें आया, और ये पूरी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, 2 सेल बनने में 20 मिनट लग गया। नेक्स्ट 20 मिनट में हम क्या देखेंगे, दैट इज यहां पर हम देखेंगे ये। ठीक है, और ये वाला ये है, ये वाला ये है। ठीक है, ये वाला जो है ये आया, ये वाला जो है ये आया, और यहाँ पे भी N14 है पूरा। ठीक है, तो इनका जो डीएनए बनेगा उनमें N14 न्यूक्लियोटाइड ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 20 और 20 40 मिनट निकल गया। अब फिर इनसे 8 बनेंगे। ठीक है, तो अब हमें 8 डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 8 में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, 4 से 8 में ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो 2 रेड स्ट्रैंड दिख रहे हैं और बाकी जो 6 स्ट्रैंड थे वो N14 वाले थे। मीडियम में भी N14 न्यूक्लियोटाइड है। तो एक में आप 1 से 60 मिनट बाद 8 सेल बनवा रहे हो और 8 में 6 जो हैं वो फ्री हैं N15 वाले से। ये 6 जो हैं इनमें सिर्फ दोनों ही स्ट्रैंड में N15 है, जबकि ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, जिसमें ये एक स्ट्रैंड जो है N15 वाला है और दूसरा जो है N14 वाला है। ठीक है, तो दैट इज जब 10 का लोगे तो 60 फ्री फ्रॉम N15, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम N15, जबकि 20 जो हो जाएंगे 1 से 8 तो 10 से 80, 80 में 60 कंप्लीटली फ्री फ्रॉम N15 और 20 जो है वो हाइब्रिड स्ट्रैंड होंगे, ऐसे ऐसे। यानी आप ये समझो कि इवोल्यूशन में कोई भी एक डीएनए है और यदि वो आइदर इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, तो एक डीएनए जो कभी भी बना होगा वो एज इट इज कंजर्व रहता है। वो बात म्यूटेशन वगैरह की छोड़ दो, ठीक है, वो एज इट इज कंजर्व रहता है। और यही बात है जिसे कि हम खानदान शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, आप देखते हो ना, खान के जैसे जो म्यूजिशियन फैमिलीज होते हैं, खानदान होते हैं, वहाँ आप देखोगे जो भी है, सिंगिंग है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का है, तो आप देखते हो कि उनके बच्चे में मतलब इनबॉर्न ये क्वालिटी आ जाती है। हम सीख सकते हैं, लेकिन कई लोगों में रहता है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीखते जाते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये जो भी चीज़ें हैं वो डीएनए में है, वो एज इट इज खानदान में ट्रांसफर होती जा रही हैं। ओके, सो दैट इज आंसर यहां पर हुआ 60, दैट इज डी। क्वेश्चन 160, क्वेश्चन है गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन मैसेंजर आरएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडॉन पोजीशन 3 एंड कोडॉन पोजीशन 5। अब देखो, ये एक मैसेंजर आरएनए है, इसका जब राइबोसोम पर ट्रांसलेशन होगा तो कोडॉन नंबर 3 क्या है, पहला कोडॉन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। ठीक है,
चौथा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। ओके, ये पांचवा हुआ। ओके, तो यहां पर ट्रिपल यू पूछा है और AUG पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा पूछा। AUG आपको मालूम है इनिशिएटर कोडॉन है और मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाएगा। और ट्रिपल यू किस लिए? क्योंकि निरंबर एंड मिथाइल ने जो फर्स्ट जेनेटिक कोड को डेसिफर किया था वो फिनाइलएलेनिन था, इसलिए हमें ट्रिपल यू तो याद रहेगा ही रहेगा। ओके, तो दैट इज ट्रिपल यू इज फिनाइलएलेनिन एंड फिफ्थ नंबर, ये दिस इज थर्ड एंड दिस इज फिफ्थ। ओके, तो इसलिए एनसीईआरटी में कहीं पे भी यदि ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन में दिया हुआ है तो उसका रिस्पेक्टिव कोडॉन याद रख के वो कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है ये भी याद रखना जरूरी है। तो एनसीईआरटी की इमेज की इंफॉर्मेशन हुई या कुछ भी हुआ उसको आपको आना चाहिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन 166, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग रेड आई ड्रोसोफिला फ्लाइज विथ प्लेन थॉरेक्स वर क्रॉस विथ पिंक आइट crossed with pink eye with striped thorax. The F1 flies were then test cross against the double recessive. ठीक है, the following F2 generation resulted from the cross. What percentage number of recombinant resulted from the test cross? Okay, तो यहां पर सो यहां पर सिंपल सा हमें एक चीज देखना होगा। सबसे पहले ये पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है, 80 पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है और 92 पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है। यहां पर ये जो जीन है वो लिंक जीन है, ठीक है। नॉर्मल मेंडेलियन क्रॉस की बात करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमें क्या मिलना था, 1:1:1:1 मिलना था। यानी 100 हमें फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिल रहे हैं तो 25 एक टाइप की, 25 एक टाइप की, 4 करेक्टर हमें दिखाई देते, ठीक है, 25 पे। लेकिन हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है टिपिकल डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से बहुत अलग है, बिकॉज ये लिंक जीन है, ठीक है। ये जो 2 करेक्टर के जीन जो हैं रेड आई एंड प्लेन थोरेक्स, दैट इज यदि मेंडेलियन जेनेटिक्स होता तो एक क्रोमोसोम पर रेड कलर होता और दूसरे में प्लेन थोरेक्स का जीन होता, ठीक है। लेकिन अभी के केस में क्या है, रेड आई और प्लेन थोरेक्स वाला जीन जो है लिंक जीन है, ठीक है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं पेरेंटियल कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और टेस्ट क्रॉस करवाने पर हमें 16 रेड आई स्ट्राइप थोरेक्स, यहां क्लियर देख रहे हो ना आप, दैट इज एक जो है ट्रू ब्रीडिंग रेड आइड ड्रोसोफिला विथ प्लेन थोरेक्स, रेड आई प्लेन थोरेक्स, और ये पिंक आई स्ट्राइप थोरेक्स। यहां देखो ये करेक्टर यहां से आया और ये करेक्टर यहां से आया, रिकॉम्बिनेंट बने, ठीक है। इसमें देखो ये करेक्टर यहां से आया और पिंक आई यहां से आई, ये दो जो है 16 + 12 कितना हुआ, 16 + 12 कितना होगा, 28 जो है न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज रिकॉम्बिनेंट है। और 80 और 92 कितना होगा, 8 8 16 17 172, 172 जो है पेरेंटियल कॉम्बिनेशन है और 28 जो है न्यू कॉम्बिनेशन है। तो 8 to 10 7 to and 2 टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, यदि आप इन चारों को प्लस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज आपकी कितनी निकल रही है, 200, जिसमें पेरेंटियल कॉम्बिनेशन कितना निकल रहा है बेटा, दैट इज 172 और न्यू कॉम्बिनेशन 28। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना रहता, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको सिंपल क्या करना है, 28 आउट ऑफ हाउ मेनी प्रोजेनीज, 200। अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है, कितने रिकॉम्बिनेंट बने। तो यहाँ 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28, दैट इज 14% आपको देखने पड़ रहा है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। तो यही है, व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिजल्टेड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस, 14% रिकॉम्बिनेंट मिले इस क्रॉस में। ओके, कुछ नहीं करना रहता, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका यही होता है, जितने भी रिकॉम्बिनेंट हैं उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड 100, ये ठीक है, आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो यहां पर ये चीज तो हम समझ रहे हैं और साथ में हम ये भी समझ रहे हैं यदि टिपिकल मेंडेलियन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता तो ये रिजल्ट नहीं होता, उसका 1:1:1:1 होता। ओके, सो आंसर हो गया, दैट इज बी। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture.
क्वेश्चन 170, क्वेश्चन है अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर देयर प्रोजेनिस। अब सिंपल सा है, मैन क्या है, XCY है, और फीमेल क्या है, दैट इज कैरियर है हीमोफीलिया की। ठीक है, ये तो मैन तो कलर ब्लाइंड, मेल तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, फीमेल जो है कैरियर हो गई। ठीक है, इससे अब आप यहां पर देखो, ठीक है, इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 50% XC वाले बनेंगे और 50% Y वाले बनेंगे, और इस फीमेल से XXH, 50% X वाले और 15% XH वाले। तो अब आप देखो XXC, XXH, XY और XHY। ठीक है, आप देखो एक फीमेल जो है, मतलब 4 बच्चे में से एक फीमेल चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड की कैरियर, एक हीमोफीलिया की कैरियर होगी डॉटर, जबकि एक मेल चाइल्ड कंप्लीटली नॉर्मल होगा और एक मेल चाइल्ड जो है हीमोफीलिया से सफर करेगा। तो अब देखो 25 फीमेल प्रोजेनिस कैरीज द जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये हो गया। देन 25% मेल प्रोजेनिस आर हीमोफिलिक। ठीक है, एंड तीसरा है 25 फीमेल प्रोजेनिस कैरी ओनली द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये यहां पर ये XCXH ये गलत किया था। तो पहला स्टेटमेंट भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है। लेकिन आप देखो डॉटर जो है वो कैरियर है, भले ही यहां पर XC है लेकिन वो होमोजाइगस स्टेट में नहीं है, तो यहां इसका कलर ब्लाइंड का भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। हीमोफिलिक का जीन है लेकिन वो हेड्रोजाइगस स्टेट में है, तो उसका भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट 25% फीमेल प्रोजेनिस कैरीज द जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड, तो ये इस वाली चीज को दैट इज XCXH को के लिए है ये स्टेटमेंट XCXH के लिए है। अब इसके बाद 25% मेल प्रोजेनिस आर हीमोफिलिक, ये इसके लिए है, XHY के लिए है। तीसरा है 25 फीमेल प्रोजेनिस कैरीज ओनली जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज XXC, इसके लिए है। ओके, सो आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज D, ऑल ऑफ द अबव। कहीं कुछ नहीं है बेटा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बहुत अच्छे से बनते हैं, बहुत अच्छे से। मतलब ऑनेस्टली आप लोगों ने खुद ही सिस्टम में ये क्वेश्चंस को किया होगा, अच्छे से किया होगा, सॉल्व किया होगा, एक्सप्लेनेशन सब में अटैच ही है। देन क्वेश्चन है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल एंड यूज टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन। तो ये जो होता है ये RNA प्रोब होता है। ठीक है, जब भी कोई प्रोब बनाया जाता है, DNA प्रोब या RNA प्रोब, वो बिल्कुल नॉर्मल जीन की कॉपी होता है। ठीक है, अब जो यदि मान लो यहां पे किसी में कोई म्यूटेटेड जीन है, यहां पर ACGCCG आना चाहिए था, लेकिन म्यूटेशन होने के कारण क्या हो गया, इसमें AGGCCGG ये सीक्वेंस चेंज हो गया, यहां पर चेंज हो गया, यहां तो ठीक है, यहां तो ठीक है, यहां चेंज करवा दिया हमने। लेकिन जो DNA प्रोब बनाया वो उसके ओरिजिनल जीन के हिसाब से बनाया था, दैट इज उसमें क्या आएगा, A है तो यहाँ क्या आएगा T, C है तो यहाँ क्या आएगा G है, सॉरी हाँ GCCC, तो यहाँ AG, यहाँ क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगा ना, ओरिजिनल जीन में ACG है तो यहाँ TGCGGC आएगा। ठीक है, तो यदि नॉर्मल जीन से आप इसको नॉर्मल जीन के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन म्यूटेटेड जीन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं करेगा, दैट इज वाई ये फोटोग्राफिक प्लेट में आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो NCERT में एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक प्लेट में नहीं दिखाई देते, क्योंकि म्यूटेटेड जीन में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑल्टर कर जाता है नॉर्मल जीन के कंपैरिजन में, और हम जो प्रोब बनाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का बनाते हैं। सो आंसर हो गया दैट इज B, प्रोब। क्वेश्चन 186, मैच द कॉलम। तो सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए की जाती है, दैट इज DNA के लिए, DNA डिटेक्ट करने के लिए। सदर्न के बाद नॉर्दर्न है तो नॉर्दर्न उसका अपोजिट ले लो, RNA के लिए हो गया। तो वेस्टर्न जो होता है वो प्रोटीन के लिए की जाती है, तो ईस्टर्न जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए की जाती है, कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करने के लिए। ईस्टर्न वेस्टर्न जो है प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। सदर्न ब्लॉटिंग DNA के और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA के लिए की जाती है। तो अब देखो क्या था, 2 3 1 दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज B। Question 189, the dominance of RNA is clearly indicated by, ठीक है, तो that is
रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA। ठीक है, सिंपल सा है। हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में RNA DNA से पहले बना। ठीक है, RNA अनस्टेबल था तो वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूजफुल नहीं था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए RNA बहुत अच्छा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल है, आए दिन चेंज होता रहता है। जैसा कि हमने कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस के केस में देखा, कितनी सारी स्ट्रेन हमने थोड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने कई सारी स्ट्रेन देख ली, क्योंकि RNA में जो राइबोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बना करके निकल जाता है और उस जगह को छोड़ देता है। इसके अलावा जो यूरेसिल है वो भी उसको अनस्टेबल बनाती है। तो उसी राइबोन्यूक्लियोटाइड में मॉडिफिकेशन से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बने और उन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से DNA बना, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सुटेबल था, वो स्टेबल कंपाउंड था। थोड़ा बहुत म्यूटेशन है वो जरूरी था इवोल्यूशन के लिए, अदरवाइज यदि म्यूटेशन नहीं होता तो शायद जो एक पहला DNA बना है ना वही आज भी घूमता फिरता रहता पृथ्वी पर। ठीक है, तो यहाँ पर द डोमिनेंस ऑफ RNA इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम RNA। तो हमने देखा इवोल्यूशनरी प्रोसेस में RNA से DNA बना, RNA ने DNA को तो बना दिया, लेकिन आप जब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को देखो तो क्या हो रहा है। राइबोसोम में क्या है, राइबोसोमल RNA। साइटोप्लाज्म में पड़े एमिनो एसिड को कौन लेकर के आ रहा है, ट्रांसफर RNA। ठीक है, DNA जिसको हमने न्यूक्लियस में चुपचाप बैठा करके रखा हुआ है, उससे जो मैसेंजर RNA बन रहा है, तो DNA की इंफॉर्मेशन लेकर के कौन आ रहा है, मैसेंजर RNA। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पूरी की पूरी किसका डोमिनेंस देख रहे हो आप, दैट इज पूरा की पूरा कौन है, RNA। पूरा काम RNA करा रहा है। तो यहां पर जब हम जब यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो ये जो DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब किया गया तो ये बनता है HNRNA। ठीक है, हेट्रोजीनस RNA, या जिसे कि हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन्स भी है, एक्सॉन्स भी हैं। इंट्रॉन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के DNA के किस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन कोडिंग सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एक्सॉन जो है वो कोडिंग सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो DNA ने तो बड़ी सारी चीजों को लेकर के बैठा हुआ है, काम की भी है, नहीं की भी काम की है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो सबका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, नॉन कोडिंग का भी, कोडिंग का भी। उसके बाद ये HNRNA या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या करेंगे, उसकी स्प्लाइसिंग करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को कट कर देंगे, फिर एक्सॉन, ये एक्सॉन 1 था, ये एक्सॉन 2 था, इनको सिक्वेंशियली जोड़ करके हम मैसेंजर RNA बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के खुलेआम हम ये कह सकते हैं कि RNA DNA को बोल रहा है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर के बैठा रहो, लेकिन ट्रांसलेशन तो किस RNA का होगा, जैसा मैसेंजर RNA चाहेगा। मतलब HNRNA में DNA ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सीक्वेंसेस भेजे, उसमें से इंट्रॉन्स को कट किया गया और एक्सॉन को ट्रांसलेशन के लिए भेजा गया। ठीक है, तो दिस इंडिकेट द RNA डोमिनेंस, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA। ओके, सो दैट इज आंसर इज C। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिंपल सा है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाओ। हर एक लाइन कम से कम 10-10 बार नज़र से गुजरी होनी चाहिए NCERT की, जिससे कि कितने भी वो मल्टी स्टेटमेंट, यानी हमने देखा था लास्ट ईयर हम लोगों ने एनालिसिस की थी, 50% तक, 50 से 60% तक आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस और एसर्शन रीजन और 3-4 में कौन ट्रू कौन फॉल्स, यानी हर एक क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चन को लेकर के बैठता है। 4 क्वेश्चन को यदि मल्टी स्टेटमेंट बोलो तो एक क्वेश्चन लिख के देंगे और 4 स्टेटमेंट देंगे, यानी क्या हुआ, वो 4 क्वेश्चन हुआ ना। यानी 100 क्वेश्चन में वो कुछ नहीं तो आपको 250-300 क्वेश्चन तो दे देते हैं। तो उसमें क्वेश्चन इजी भले ही हो, लेकिन आप सोच सकते हो कंप्यूटर वाली स्पीड की इमेजिन करते हैं। एक तरफ ये बोला जाता है कि प्रेशर कम करना है, ठीक है, तो मतलब दैट इज सीरियसली इतने सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस, तो वो कब आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हो, जब आपको बिल्कुल देखते साथ पता होता है कि हाँ NCERT की इस पेज में, इस पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है, आपको बिल्कुल वो दिखने लगता है। जैसे हम लोग इतने साल से NCERT को पढ़ते हमें मालूम रहता है इस साइड लिखा है कि उस साइड लिखा है, इस लाइन का मतलब क्या है, वो चीज़ आ जानी चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।
एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए, ओके। और फिर उसके बाद वापस से फुल फ्लैश, फुल जोश के साथ एकदम स्मार्ट स्टडी में लग जाइए। थैंक यू, टेक केयर। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।